हम्म, अगर आईसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है दैट मीन्स हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस हर पॉइंट पर। आईसी कर्व के नीचे कोई पॉइंट है तो हमको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आईसी के ऊपर कोई पॉइंट है हमको थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट कहीं पर भी ये नहीं बोला हुआ कि हम उसको अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है। हो सकता है मैं इस ए बी सी के अंदर से एक को अफोर्ड कर सकता हूँ, बी और सी को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। हो सकता है मैं ई को अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमारी मेन बात है कि हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेज दैट रेट एट विच individual give up a good in respect to obtain other good। बी को इंक्रीज करने के लिए ए का सेक्रीफाइस, गिव अप का मतलब सेक्रीफाइस, गुड ए में सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन गुड ए, अफोर्ड। सिद्धार्थ अफोर्ड का मतलब कि परचेजिंग कैपेसिटी, खरीद सकते हैं या नहीं। हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है। आईसी कर्व बोलता है कि मेरी टोटल यूटिलिटी विल बी सेम। टोटल यूटिलिटी होता क्या है? सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। नाउ एक चीज़ बताओ, अगर मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, अगर गुड ही एक है तो चलो टॉपिक ही खत्म हो गया। बट अगर दो गुड्स हैं, एक है ए एक है बी, मुझे बी की क्वांटिटी बढ़ानी है तो ए की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। बी की क्वांटिटी बढ़ानी है तो ए की क्वांटिटी करनी पड़ेगी कम। अब इस बी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपसे बोला कि क्वांटिटी बढ़ाते हैं अगर हम किसी एक चीज़ की तो मार्जिनल यूटिलिटी होती रहती है कम। मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़ाई, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ाई, फिर यहाँ से यहाँ पर आया। तो जैसे जैसे बी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा है दैट मीन्स मेरा टोटल यूटिलिटी को सेम बनाने के लिए मुझे ए की क्वांटिटी को कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन तो ए से भी मिल रही है ना। बट जैसे जैसे बी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ए की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी क्योंकि मुझे टोटल यूटिलिटी रखनी है सेम। ये चीज़ समझ में आई या एक बार दोबारा बताओ? एक बार बताता हूँ मैं, एक बार रजिस्टर ओपन करो, रजिस्टर पर आओ एक बार। ये है हमारा पीपीसी का। पीपीसी पे आ रहा हूँ एक बारी। पीपीसी एक बारी, चलो हो गया ठीक। पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व में ये बताओ, पीपीसी कर्व होता है कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव होने का रीज़न क्या है इसका? कॉनकेव होने का रीज़न क्या है?
इंक्रीजिंग एमओसी। इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता जा रहा हूँ, दूसरी क्वांटिटी में आने वाला डिक्रीज गोज ऑन इंक्रीजिंग। विद, एक सेकेंड रुको, इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब क्या है? विद एडिशनल इंक्रीज इन वाई, with additional increase in y, decrease in x goes on increasing। मतलब कि जैसे जैसे हम एडिशनल क्वांटिटी y की बढ़ाएंगे, वैसे वैसे x की क्वांटिटी में डिक्रीज तो हो रहा है मान लिया, बट वो डिक्रीज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यही मतलब था इंक्रीजिंग एमओसी का, क्योंकि ये कंसेप्ट काम करता है प्रोडक्शन पर, और प्रोडक्शन में हम मान के चलते हैं कि इक्वली सफिशिएंट नहीं है लोग। जो चीज़ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हमारा एक्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट गुड है, वो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे हम एक्स की क्वांटिटी कम करते रहेंगे प्रोडक्शन, वैसे वैसे उसमें आने वाला डिक्रीज गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं अपना एमआरएस के बारे में। कॉन्वेक्स शेप होती है। आईसी, ये होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। रीजन इसका डिमिनिशिंग एमआरएस, मतलब कि with additional increase in y, decrease in x goes on decreasing। ऐसा इसलिए because we have to make total utility same। ये काम करता है यूटिलिटी के कंसेप्ट पर। हाँ, स्क्रीन ब्लर हो रही है, मैंने एक बार लिख दिया, उसके बाद क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर समझा दूंगा। आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज उसका रीज़न है डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस एक तरीके से कॉन्वेक्स शेप का रीज़न हो गया कि जैसे जैसे एक क्वांटिटी हमने इंक्रीज करी, तो दूसरी क्वांटिटी में आने वाला डिक्रीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ऑब्वियस बात है। बट वो जो डिक्रीज है, जो फॉल है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमें टोटल यूटिलिटी को रखना है सेम।
हर्ष देखो, ऐसे तो पीपीसी भी हम मान के चलते हैं कॉनकेव ही होता है, बट उसके एक्सेप्शंस थे, हमने डिस्कस करे एक्सेप्शंस। हम जनरली मान के चलते हैं कि वो होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी हायर स्टडीज़ पर। इसी तरीके से जो हमारा ये है इनडिफरेंस कर्व, इसके बारे में बात होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमने एडिशनल यूनिट बढ़ाई y की, हमारा डिक्रीज इन x गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि हमें टोटल यूटिलिटी को रखना होता है सेम। और इसको बढ़ाने की वजह से, y में इंक्रीज आने की वजह से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि विद इंक्रीज इन y हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी हर बार। बट वो जो कम हो रही है, हमको टोटल यूटिलिटी को सेम रखना है, तो डिक्रीज इन x भी कम होता जाएगा जिससे वो इफेक्ट सेम रहे। अब टॉपिक हुआ क्लियर? पक्का? कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में समझ लो, कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कॉनकेव का मतलब कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने की वजह से जो दूसरे में कम हुआ। पहली बात तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। पहली बात, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब कि एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज, एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज। एक में इंक्रीज, ये क्या बोला मैंने, एक, हाँ, एक में इंक्रीज दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज। ठीक है, तो मतलब कि एक y मैंने मान लिया बढ़ रहा है, x कम हो रहा है ना। तीन केस बन सकते हैं कि जितना y बढ़ा उतना ही x कम हो गया, जितना y बढ़ा तो x में जो कम हो रहा है, या ऐसे समझो, तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं। y बढ़ा, इसके तीन इफेक्ट। x कम होगा मान लिया, बट हर बारी ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है, और ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब कि x में फॉल आया, बट वो फॉल हर क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले 10 का फॉल आया, फिर 9 का, फिर 8 का, फिर 7 का। दैट मीन्स कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कांस्टेंट डिक्रीज मतलब हर बार 10 यूनिट्स का डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन। इंक्रीज मतलब कि जो एक्स में फॉल आया वो पहले 10 का आया, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का, फिर 15 का, फिर 16 का, फिर 17 का। मतलब कि वो कॉन्केव टू ओरिजिन बन जाएगा, धीरे धीरे उसमें इंक्रीज ज़्यादा जा रहा है फॉल। ठीक है, फिलहाल जो हम आईसी कर्व पढ़ रहे हैं उसको गाइड करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, जो बोलता है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। दैट्स वाई वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन शेप ले लेता है। पीपीसी कर्व जो है उसको गाइड करने के लिए होता है प्रोडक्शन का कंसेप्ट। प्रोडक्शन में हमारी एजम्पशन रहती है कि इक्वली एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारा जो हम एक्स में जो फॉल आ रहा है वो एक्स हमारा मोर एफिशिएंट रिसोर्सेज वाला गुड है, तो उसमें आने वाला फॉल धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। वो हमारी एजम्पशन है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। ऑपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी डिक्रीजिंग एमओसी हो जाएगा, और क्या होगा। डिक्रीजिंग एमओसी का कंसेप्ट हम पढ़ते नहीं है। अच्छा, आंसर दिया था, अच्छा ठीक।
ठीक है, नोट्स पर आओ, आगे चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, दोबारा से बोल रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट आईसी कर्व का टॉपिक है उतना ही इम्पोर्टेंट एमआरएस का टॉपिक है। इसका शेड्यूल, इसका ग्राफ, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना। इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और ये रहा मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, फोर्थ एजम्पशन जो आप लोग पूछ रहे थे। ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने बजट लाइन पढ़ लिया, इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया। इंडिफरेंस मैप के बारे में भी मैंने बताया था कि जब बहुत सारे आईसी कर्व्स को एक ही ग्राफ पर डाल दिया जाए, इट बिकम्स आईसी मैप। अब एक चीज़ बताओ, बजट लाइन डिफाइन करता है कि हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं, एक्स और वाई की वो सारी क्वांटिटीज़ जो हम अपनी इनकम से खरीद सकते हैं, चाहे हमको उस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो क्या हो, हम अपनी इनकम से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। आईसी कर्व हमको बताता है कि क्या क्या खरीद सकते हो वो तो बजट लाइन बताएगी, बट आईसी कर्व डिफाइंस कि आपको कौन कौन सी कमोडिटीज से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं दोनों को एक ही ग्राफ पर डाल दूं, ये रहा बजट लाइन और ये एक आईसी कर्व, ये दूसरा आईसी कर्व, और मान लेते हैं एक ये रहा आईसी कर्व, ये आईसी कर्व 1, ये 2 और ये 3। 1 वाले पॉइंट्स तो मेरे लिए अचीवेबल ही नहीं है, ना बजट लाइन पर ना वैसे। आईसी कर्व 2 पर मान लो 3 पॉइंट्स हैं। ये वाला पहला पॉइंट जो है, इस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दूसरे पॉइंट पर और तीसरे पॉइंट पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इज सेम, बट इसमें से मैं सेकंड वाला ही खरीद सकता हूँ बस, क्योंकि मेरी बजट लाइन अलाउ नहीं कर रही। थर्ड आईसी कर्व में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मैं ये वाला पहला पॉइंट भी खरीद सकता हूँ, मैं तीसरा पॉइंट भी खरीद सकता हूँ, खरीदने को मैं दूसरा पॉइंट भी खरीद सकता हूँ, मेरी इनकम बच जाएगी। अभी बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। क्या मैं कभी आईसी कर्व 3 के पॉइंट्स को खरीदूंगा? क्या लगता है? या ऐसा करो, इस वाले कंसेप्ट को ना यहाँ पर ये सही से बन नहीं पाया, रजिस्टर पर करके देखते हैं, वहाँ पर पॉइंट्स के नाम दे दूंगा मैं। फिलहाल थ्योरी देखते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? टर्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर करता है to the amount of goods and services which the consumer may buy in the market given his income and given prices of goods in the market। given का मतलब कि कांस्टेंट रहेंगी, कि मार्केट में जो उसकी प्राइस है और जो उसकी इनकम है दैट विल बी कांस्टेंट। एम ऑफ कंज्यूमर इज टू गेट, एम उसका रहेगा टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द मनी इनकम, अपनी मनी स्पेंड करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। Given the price line या budget line and the indifference map, consumer is said to be equilibrium at a point, ये रही definition, exact लिखनी है, where the price line मतलब budget line is touching the highest attainable indifference curve from below। ग्राफ पर देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखो ज़रा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? A given price line should be tangent to the indifference curve। पहली चीज़ तो बजट लाइन और आईसी कर्व टेंजेंट होने चाहिए। टेंजेंट वर्ड का मतलब जब वो टच करके चली जाए।
टेंजेंट सर्कल चैप्टर में पढ़ते थे हम, जब वो कर्व को टच करके चली जाए दैट इज टेंजेंट। और marginal rate of substitution of good x for good y must be equal to the price ratio of two goods, मतलब MRS of xy is equals to px upon py। Second condition is that indifference curve must be convex towards the origin at the point of tangency। MRS should be diminishing at the point of intersection। इसका क्या मतलब है, जो और करके लिखा है इसको भी डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन देख लो, टेंजेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, आईसी कर्व दोनों के दोनों ही होता है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर कंडीशन, अच्छा वो सेकंड ही थी, लिखने में थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ था वो। करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दो कंडीशंस है हमारे पास, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। MRS must be equal MRS must be equal to the ratio of price of two goods because when consumer starts buying MRS is ये सब तो थ्योरी है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये आपके लिए आंसर में एक्सप्लेनेशन बढ़ाने के काम आता है। कंज्यूमर गेन्स बट एज ही गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी, therefore consumer is willing to sacrifice less units of y each time he gets extra unit of x। ये इन्होंने MRS को एक्सप्लेन करा हुआ है। As a result, MRS falls and ultimately becomes equal to Px upon Py। At this point, consumer is at the point of equilibrium. If he still tries to get more x beyond this level, MRS will become less than Px upon Py और वो फिर लूज करना स्टार्ट कर देगा, और लूज करने की वजह से ही विल नॉट गेट मोर ऑफ एक्स, तो वो एक्स को और ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करेगा। ये तो एक तरीके से एम आर एक्स को ही एक्सप्लेन करा हुआ है। इफ एम आर एस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, इसका क्या मतलब है? दिस सिचुएशन मीन्स कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर क्वांटिटी ऑफ वाई for gaining more unit of x as compared to price ratios prevailing in the market. This leads to shift on more of x and less of y, so he will continue the shift of one good to another, which leads to fall in MRS where it becomes equal to the ratio of prices of both the goods। इसको तो चलो लिख के ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला आपको। दूसरी कंडीशन है जहां पर वो लेस देन होता है। ऊपर वाली चीज में ध्यान रखना, देखो विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ वाई फॉर गेनिंग मोर ऑफ एक्स, दूसरे में सेक्रीफाइस यहाँ मोर था, यहाँ लेस है फॉर गेनिंग मोर यूनिट ऑफ एक्स एज कंपेयर टू वाई। ये वाली लाइन, दिस लीड्स टू शिफ्ट ऑन मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, यहाँ पर मोर ऑन वाई एंड लेस ऑफ एक्स। ठीक है, इनको भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है बीच में। चलो अब करते हैं डिस्कशन।
कल टेस्ट का टॉपिक यही चैप्टर है। आईसी कर्व पर नहीं दूंगा, या डिमांड और इलास्टिसिटी दोबारा ले लूँ, बोलो। है डिमांड वाला इंट्रो चॉइस। देखो मेरे को तो लास्ट टाइम आपके आंसर्स पढ़ के ऐसा लगा था कि आपको वैसे तो एक्सप्लेनेशंस आती हैं, बस लिखने का तरीका नहीं आता। तो देखते हैं अभी क्लास ओवर होने के बाद कि कौन से टॉपिक का टेस्ट लिया जाए। अगर मैं इनडिफरेंस मैप के ऊपर बजट लाइन और इनडिफरेंस मैप को क्लब कर दूं तो क्या बनेगा? ये एक आईसी कर्व बना, ये उसके ऊपर एक और आईसी कर्व बना, और ये वाला उसके नीचे आईसी कर्व बना। IC1, IC2, IC3, A, B, C, D, E, F, G, H। ये है हमारा बजट लाइन एंड इनडिफरेंस मैप। तो अब ये बताओ, हम ये डिस्कस कर रहे थे हेयर डी पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डी पॉइंट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, बिकॉज जो हमारी बजट लाइन है और आईसी कर्व है वो टेंजेंट बना रही है। मतलब हमारी बजट लाइन हाईएस्ट आईसी कर्व को हमारी बजट लाइन हाईएस्ट आईसी कर्व को टच कर रही है एट पॉइंट डी। वीडियो ब्लर है हर्षी, 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, फिर डिस्कस करते हैं। लो हो गई ठीक। सो इनडिफरेंस कर्व की हमारी प्रॉपर्टीज थी कि पहली बात तो वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये भी है। तीसरी प्रॉपर्टी थी हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब हायर सेटिस्फेक्शन। मतलब हम कोशिश करेंगे कि हमारी बजट लाइन के कंपैरिजन में हमारे बजट के अकॉर्डिंग हम हाईएस्ट आईसी को टच करें। क्या मैं अपनी गिवन बजट लाइन से IC1 पर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। IC2 पर जा सकता हूँ, IC3 पर भी जा सकता हूँ। IC2 और IC3 के अंदर अगर देखा जाए तो हाइयर कर्व कौन सा है? IC2। IC2 और IC3 के अंदर हायर कर्व कौन सा है? IC2। ठीक है। दूसरी चीज,
चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की, कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे। नाउ इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने की कंडीशंस क्या है हमारे पास, बजट लाइन जो है दैट शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, दे आर पैरेलल। अच्छा, हम बोल सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअली कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए इन डिफरेंस कर्व के, और दूसरा इन डिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब ये बताओ, क्या हम ए और बी को कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। क्या हम ए और बी को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर नहीं। यस, ए बी सी डी ई। बाकी स्टूडेंट्स, मैंने पूछा क्या कंज्यूमर ए और बी को कंज्यूम कर सकता है या नहीं अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए। वो ऑब्वियसली हायर आईसी कर्व पर जाना चाहेगा, आईसी वन पर। क्या वो ए और बी जो आईसी कर्व वन पर है उस पर जा सकता है या नहीं। जा सकता है, क्यों जा सकता है। ए और बी पे आप लोग जाओगे कैसे, आपकी बजट लाइन ही सपोर्ट नहीं कर रही ए और बी पे जाने के लिए, ए और बी पे कैसे जाओगे। वी कैन नॉट बाई combinations of A and B because वो हमारी बजट लाइन से ऊपर है, दैट इज अबव द बजट लाइन। एक कर्व से ऊपर होने का मतलब क्या होता है कि हमारी इनकम या तो बढ़नी चाहिए या रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए या फिर प्राइस किसी का कम होना चाहिए, तब बजट लाइन राइट में शिफ्ट होता है। या तो इनकम बढ़े या प्राइस कम हो किसी गुड का, तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, हाँ या ना। सिमिलरली IC2 पर C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, तीनों पॉइंट्स पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, बट C पॉइंट को मैं खरीद नहीं सकता, E पॉइंट को मैं खरीद नहीं सकता, D पॉइंट को खरीद सकता हूँ। क्वेश्चन नॉट क्लियर। क्वेश्चन संगिनी ये था कि अगर पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है, बजट लाइन तो दिख रही है ना यहाँ पर, स्ट्रेट स्लोपिंग कर्व, किसी कर्व के ऊपर है एक पॉइंट, तो
उस पर कैसे पहुंचा जाए। हमने पीपीसी में पढ़ा था कि रिसोर्सेज बढ़ जाएं या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। डिमांड कर्व में भी जब हमारी इनकम बढ़ जाए या कोई और फैक्टर बढ़ जाए तो इन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमारे प्राइस कम हो जाए किसी का तो हमारी मनी इनकम बढ़ जाएगी, या हमारी इनकम ही बढ़ जाए तो हम राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। बट गिवन इनकम के साथ या गिवन प्राइजेस के साथ तो हम ए बी सी ई चारों में से किसी को भी परचेज नहीं कर सकते। बात आती है डी की, डी को कर सकते हैं। बात आती है F G H। एफ पॉइंट को परचेज करा जा सकता है, हमारी इनकम बजट लाइन पर ही है। एच पॉइंट को भी कर सकते हैं। जी पॉइंट हमारा बजट लाइन के नीचे है। बजट लाइन के नीचे होने का मतलब कि हम अपनी इनकम को सही से यूज़ नहीं कर रहे, इनकम बच जाएगी। हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इनकम हम गिवन लेके चलते हैं, मतलब पूरी इनकम यूज़ कर रहे हैं, तो हम जी पॉइंट को भी हटा देंगे। अब बताओ F D H इन तीनों में से हमने डी को क्यों चुना, क्यों सिलेक्ट करा डी को। हमने डी को क्यों सिलेक्ट किया। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अगर इनकम बच भी गई तो अच्छा है, सेविंग्स हो जाएगी। हर्ष ऐसी बात करने का क्या फ़ायदा। हम मान के चलते हैं ना कि इनकम पूरी की पूरी स्पेंड कर रहे हैं, अदरवाइज तो इस टॉपिक को पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये बताओ कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डी पर ही क्यों मिली, एफ और एच पर भी तो मिल सकती थी। वो नहीं पता सर। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ड्यू टू बजट लाइन। अच्छा, ये क्या आंसर है। सिंपल सा आंसर है, हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है मेरे ख्याल से, टेढ़े मेढ़े आंसर्स दे रहे हो आप लोग। हायर इंडिफरेंस कर्व्स शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC2 IC3 के ऊपर है तो उसमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इज हाई। ठीक है, उसके बाद सिद्धार्थ, सर आंसर नहीं पता था इसलिए आंसर, ठीक है आंसर नहीं पता था। सिद्धार्थ, अगर आप दोबारा इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करोगे या बोलोगे तो मैं आपको ही लीव करवा दूंगा क्लास से।
सिलेक्टिंग डी ओवर एफ एंड ई, एफ और ई को छोड़ के डी को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है? हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। मुझे एफ पर, डी पर और एच पर, ये एच है सॉरी, एफ डी और एच तीनों पर पूरी इनकम खर्च हो रही है, तो मैं ये कोशिश नहीं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। पूरी इनकम खर्च कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। कौन से पॉइंट पर मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी? एफ पर IC3 है, एच पर IC3 है, डी पर IC2 है। IC2 इसके ऊपर है, दैट मीन्स IC2 पर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इज ऑब्वियसली मोर देन IC3। अगर मैं किसी तरीके से IC1 पर पहुंच जाऊं तो मैं IC1 कंज्यूम करने लगूंगा। किसी तरीके से अगर IC1 पर पहुंच जाता हूं तो मैं IC1 को कंज्यूम करने लगूंगा, IC1 वाले पॉइंट्स को, क्योंकि उस पर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन IC2। बट फिलहाल के लिए मैं नहीं पहुंच सकता उस वाले पॉइंट पर। ठीक, उसके बाद अगर हम स्केड्यूल बनाते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या कंडीशंस हैं? दैट MRS जो है XY का, दैट शुड बी इक्वल्स टू PX अपॉन PY। MRS का फॉर्मूला, MRS का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और यहाँ पर मेरा y वाली क्वांटिटी कौन सी है? here loss in y and gain in x, मतलब चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर हमारी ये कंडीशन होती है। ये आपको क्लियरली समझ में आएगा स्केड्यूल से कि इस बात का मतलब है क्या। तो स्केड्यूल अभी खैर क्योंकि यहाँ पर वीडियो ब्लर चल रही है, स्केड्यूल में आपको क्लास के बाद बना के व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है सिद्धार्थ, आपको समझ में आ गया तो स्केड्यूल में आपको बना के व्हाट्सएप कर दूंगा। बट ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। आज के नोट्स, अच्छा ठीक है, आज के नोट्स भी सेंड कर दूंगा। और इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या तीन कंडीशंस थी बताना? कंडीशन छुपा लेता हूँ, बताओ, लिख के बताओ कंडीशन तीन कौन कौन सी हैं?
Budget line should be tangent and does not intersect. सिद्धार्थ, डज नॉट इंटरसेक्ट का क्या मतलब हुआ? बजट लाइन कब इंटरसेक्ट होने लगी? बजट लाइन तो एक ही बनती है। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन? कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन।